हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मजेदार टॉपिक रिजोनेंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ये टफ लगता है, लेकिन मैं आपके लिए रिजोनेंस को बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से लेकर आया हूं। और मुझे लगता है इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको रिजोनेंस के जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अरे बोलो ना यार, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों। रिजोनेंस है ना, रिजोनेंस को अपन लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसे आर इफेक्ट बोलते हैं, या एम इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रिजोनेंस को क्या बोलते हैं? आर इफेक्ट, या एम इफेक्ट, या मीजोमेरिक इफेक्ट। अब सब पहला पॉइंट यह बनता है कि रिजोनेंस होता क्या है। मैंने एक बच्चे से, मान लीजिए 9th क्लास का या 10th क्लास का एक बच्चा है, और आपको पता है बच्चों कि जब भी छोटे छोटे बच्चों को कोई नया चीज मिल जाता है तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लेकर। एक बच्चे को क्या हुआ, बेंजीन का स्ट्रक्चर कहीं दिखाई मिल गया। ये देखिएगा, उसने याद कर लिया कि ये बेंजीन है। अब क्या हुआ, बच्चे ने बेंजीन का, मान लो कहीं से कोई दूसरी बुक पढ़ रहा था तो उसमें बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिला उसको। बच्चा कंफ्यूज, वो प्यारा सा मासूम सा बच्चा कंफ्यूज हो गया कि हम जिस बुक में, हमारे बुक में तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इधर बना है डबल बॉन्ड, लेकिन ये वाली किताब में तो बुक में डबल बॉन्ड इधर बना है। बच्चा अपने भैया से पूछा, भैया से पूछे तो उसके भैया ने क्या जवाब दिया? ले बाबू, ये भी स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। बच्चा और कंफ्यूज, अपने टीचर के पास गया। टीचर ने उसको एक स्ट्रक्चर और पकड़ा दिया, लो बेटा एक स्ट्रक्चर ये भी होता है। बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज। तो आप क्या समझाएंगे उस बच्चे को? ये बेंजीन जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, रिजोनेंस हो रहा है। तो रिजोनेंस के द्वारा बेंजीन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है यार? आप और सिंपलिस्ट तरीके से देख लीजिए। मान लीजिए आप हैं, कोई भी है ना, आप इस हाथ में कुछ लिए हैं, कुछ लिए इस हाथ में, और वजन है। थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, इस हाथ से पकड़ा करके इस हाथ में रख लेंगे। मतलब आप इस सामान का शिफ्टिंग इस हाथ में कर रहे हैं, या इस सामान की शिफ्टिंग इस हाथ से शिफ्टिंग इस हाथ में कर रहे हैं। तो बच्चों, आप सामान का शिफ्टिंग कर रहे हैं ना यार, पूरा कंप्लीटली शिफ्ट कर रहे हैं इस हाथ में, है ना। उसी तरीके से मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने अंदर डबल बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, इन सब का क्या करते हैं बच्चों, कंप्लीटली शिफ्टिंग करते हैं। और इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस में क्या होता है, कंप्लीटली शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो आप समझ रहे होंगे कि रिजोनेंस में क्या होता है। क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, या लोन पेयर का हो सकता है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अच्छा बताइए, पार्शियली या कंप्लीटली क्या होता है बच्चों? कंप्लीटली शिफ्टिंग होता है। रिजोनेंस क्या होता है, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन ना कर पाए हम लोग। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो एक स्ट्रक्चर बेचारा नहीं समझा पा रहा है। तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने सभी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। और जो स्ट्रक्चर ढेर सारे बन रहे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहा हो मॉलिक्यूल, वे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वे स्ट्रक्चर्स आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, या उन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते बच्चों। ओके, तो क्या होते हैं, अब भाई मॉलिक्यूल है यार, सभी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से नहीं दिखा पा रहा, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना लेगा। और जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं
वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और जो प्रोसेस हो रहा है उसी को बोलते हैं क्या, रिजोनेंस। चलिए, तो अगला पॉइंट, क्या होते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? आपको पता है रिजोनेंस के थ्रू जितने स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल के बनते हैं वे क्या होते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, अगला पॉइंट, रिजोनेंस जानते हैं क्या क्या करता है? रिजोनेंस बच्चों बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है, बॉन्ड लेंथ को घटा देता, बढ़ा देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है बच्चों या घटा देता है। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ हो या बॉन्ड लेंथ हो या बॉन्ड एनर्जी हो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, सबको इफेक्ट करता है रिजोनेंस बच्चों। अगला पॉइंट, रिजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए बच्चों एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल बी है। ए के अंदर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और बी के अंदर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो बताइए बच्चों किस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ए की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? किस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों? ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। सो अपन लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। अगला पॉइंट, रिजोनेंस बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट डालता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट डालता है ना, स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। और किसको? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सब पे इफेक्ट डालता है। और रिजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी रहती है कि वो एरोमेटिक उसी से हो सकता है या वो ना हो तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो सकता है। तो एरोमेटिसिटी भी क्या रिजोनेंस की वजह से आता है? हाँ। ओके बच्चों, तो देखिए रिजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां कहां यूज हो रहा है, बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। जब मैं आप लोग को इसके एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशन से बच्चों हर साल नीट और जेई में 1 से 2 क्वेश्चंस आते रहते हैं। सोचिए इतना सिंपल सा टॉपिक है और 1 से 2 क्वेश्चन अगर बोले कि मैं यहां से दे रहा हूं तो मुझे लगता है आपको भी पढ़ लेना चाहिए, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन सोचिए बोनस का क्वेश्चन होता बच्चों, आराम से बन जाएगा। ओके, चलिए, तो रिजोनेंस स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एक चीज होता है रिजोनेंस एनर्जी। क्या होता है? रिजोनेंस एनर्जी। देखिएगा बच्चों, जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो अलग अलग जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं उनकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है। मान लीजिए एक कंपाउंड था ए, उसके मैंने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर बना बी, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी के अंदर बना सी, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना डी, और इसके बाद हमने उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया। क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया बच्चों। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया तो बच्चों, और देखिएगा जब जब जहां जहां हर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि रिजोनेंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे रिजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। नहीं बच्चों, इसे रिजोनेंस एनर्जी नहीं बोलते हैं। रिजोनेंस एनर्जी क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब बनता है तो जो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो जब बनता है, वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस रिजोनेंस एनर्जी होता है। मान लीजिए यहां पे एनर्जी मैंने E2 बोला और इन चारों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मान लीजिए B की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और इसकी एनर्जी जब ये बना था, यहां एनर्जी मान लीजिए E1 रिलीज हुआ, तो बच्चों जो रिजोनेंस एनर्जी होगा ना
वो होगा E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 एनर्जी का डिफरेंस। ओके, तो आपको रिजोनेंस एनर्जी समझ में आया। चलिए एक एक पॉइंट फिर से रिपीट करते बच्चों। रिजोनेंस, फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन सब का क्या होता है बच्चों? कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस मॉलिक्यूल के अंदर सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और वो जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है वो स्ट्रक्चर्स आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, या उसी को अपन लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, सब के सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब के सब इमेजिन किए जा सकते हैं, सब काल्पनिक होते हैं। ओके, अगला पॉइंट, रिजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, रिजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगला पॉइंट, रिजोनेंस बच्चों, रिजोनेंस क्या करता है? रिजोनेंस अफेक्ट करता है किसको? बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को। रिजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों एरोमेटिसिटी आती है। रिजोनेंस बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को, एरोमेटिसिटी को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को, और किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ को, कॉमा किसको? बेसिक स्ट्रेंथ को। इन सबको इफेक्ट करता है बच्चों, किसी को घटा देता है, किसी को बढ़ा देता है ना, इन सबको इफेक्ट करता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में, रिजोनेंस के एप्लीकेशन में। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट ये बनता है कि रिजोनेंस एनर्जी क्या होता है बच्चों? रिजोनेंस एनर्जी क्या होता है? तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं E2 माइनस E1। बच्चों E2 क्या है? जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना था तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ था वो E2 है, और E1 क्या है? मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बना था तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुआ था, उन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? रिजोनेंस एनर्जी। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि E2 क्या है? एनर्जी विच आर रिलीज्ड during the formation of hybrid structure। और E1 क्या है बच्चों? एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, वो रिलीज्ड एनर्जी है E2 जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना था, और E1 क्या है? वो रिलीज्ड एनर्जी है जो जब मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था। और दोनों के एनर्जी का डिफरेंस कर लेंगे तो बच्चों रिजोनेंस एनर्जी अपने को पता चल जाएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए आप लोग को पहचानना आना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है और किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं है। कंडीशन फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट, आप लोग को कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर बच्चों ये कंडीशन अगर आपको पता होगा, जो कंडीशन बताने जा रहा हूं, तो आप जरूर पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो रहा है और किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं हो रहा है। ओके।
कंडीशन फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? देखिएगा बच्चों, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग होना चाहिए, इक्विटोरियल ओवरलैपिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों आप लोग को बताया जाता है कि ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है, और एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। एक्सियल में क्या होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, जबकि इक्विटोरियल ओवरलैपिंग को अपन लोग साइड टू साइड ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल बच्चों अगर हेड से इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर वो लोग ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। लेकिन अगर इस तरीके से ओवर ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके, है ना? मीजोमेरिक इफेक्ट में ओवरलैपिंग जो होता है बच्चों, वो कौन सा ओवरलैपिंग होता है? इक्विटोरियल ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स के अंदर, है ना? इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है ना? चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो वन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो यही होता प्रोसेस रिजोनेंस के अंदर। तो कौन कौन सी कंडीशन होने चाहिए मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए? फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए बच्चों पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम। पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम मतलब कार्बन 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 कार्बन, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो। इस तरीके से अगर आपको कंजुगेट सिस्टम मिल रहा है बच्चों, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें रिजोनेंस हो रहा है। तो एक बच्चे का जवाब आया सर, मान लीजिए लगातार डबल बॉन्ड हो, तो अगर डबल बॉन्ड लगातार है बच्चों तो उस सिस्टम को बोलते हैं एलिन सिस्टम, और उस मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस होगा, है ना? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कार्बन 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 कार्बन, लगातार कॉन्टिन्यूअसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल में भी रिजोनेंस प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड का कंजुगेट सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, या डबल बॉन्ड का कंजुगेट सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, तो इसको इस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। ओके, इस सिस्टम को बोलते हैं एलिन सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट पाई पाई कंजुगेट सिस्टम। पाई पाई कंजुगेट सिस्टम के लिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसे चल रहा है बेटा तो पक्का उस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। देखिएगा बच्चों, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और बगल वाले एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा। लेकिन बच्चों यहां देख लीजिएगा, क्या इस जी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, और क्या होता है रिजोनेंस में इनकी डायरेक्शन भी देख लीजिएगा। इसमें जो रिजोनेंस की डायरेक्शन होगा डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब डबल बॉन्ड जाएगा किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन हां, यहां पे जो जी है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब भाई साहब पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने दिखा दिया, हाँ, तो सर डबल बॉन्ड जाएगा इनकी तरफ, हाँ, लेकिन तभी जाएगा जब इनके पास खाली जगह रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। भाई साहब इलेक्ट्रॉन तभी रख पाएंगे जब इनके पास क्या रहेगा? खाली जगह। अब अगर इनके पास खाली जगह ही नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बच्चों रख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं रख पाएंगे यार। तो इनके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट। इनके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा। मतलब दो लोगों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस की डायरेक्शन होगा पाई बॉन्ड से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, थर्ड वाला कंडीशन देखते बच्चों, पाई एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। पाई एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम क्या होना चाहिए? दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और बगल वाले एटम के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव चार्ज। दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और बगल वाले एटम के ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस होगा। और जो रिजोनेंस की डायरेक्शन होती है इस प्रकार के कंजुगेट सिस्टम में, नेगेटिव कहने का मतलब लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अपन लोग इसे बोलेंगे जो इसमें डायरेक्शन होगा, आप लोग लोन पेयर को क्या बनाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। लोन पेयर को पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को अगले एटम के ऊपर क्या लाके बना देंगे बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें इस प्रकार के कंजुगेट सिस्टम में जो रिजोनेंस की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पाई की तरफ, नेगेटिव को पाई बनाएंगे और पाई को ला करके नेगेटिव चार्ज बना देंगे। ओके, तो यह है पाई एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। फोर्थ कंजुगेट सिस्टम क्या है बच्चों? पाई एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम। पाई एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम क्या होना चाहिए बच्चों? दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और बगल वाले एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल में क्या होगा? वैकेंट, इस प्रकार के मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होगा। अगर ऐसा केस आपको देखने को मिलता है तो उसमें रिजोनेंस होगा, लेकिन रिजोनेंस की जो डायरेक्शन होगा वो कैसे करवाएंगे? इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड को अपन लोग बीच से तोड़ेंगे, ठीक, इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन से इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। ए, यहां का बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड बी, फिर बॉन्ड जी, यहां पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना दिया बच्चों? डबल बॉन्ड, और एक ऊपर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। तो पाई एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम में रिजोनेंस इस तरीके से होगा। समझ में आया? चलिए, अगला कंजुगेट सिस्टम बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव, अगला कंजुगेट सिस्टम बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। देखिएगा इसमें सिंपल सा है कि एक एटम ए है और एक एटम जी है। ओके, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर यहां दे करके पाई बॉन्ड बना देगा। मतलब इसमें एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बगल वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और अगर ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा है तो बच्चों उसमें क्या है? रिजोनेंस होगा। ठीक, तो कितने कंजुगेट सिस्टम अपन लोग पढ़े? फर्स्ट पाई, पाई कंजुगेट सिस्टम, सेकेंड पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम, थर्ड पाई एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम, फोर्थ पाई एंड फ्री रेडिकल कंजुगेट सिस्टम, फिफ्थ पाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेट सिस्टम। बच्चों अगर ये आपको 5 कंजुगेट सिस्टम में से कोई भी एक कंजुगेट सिस्टम कहीं देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है। ओके, अगले लेक्चर में आपको मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ सीखिए कि किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस प्रेजेंट है और किस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस एब्सेंट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अरे बोलो, पहचान ले जाएंगे? पक्का?
पहचान ले जाएंगे बच्चों आप लोग। अगर इन्हीं पांचों में से कंजुगेट सिस्टम किसी में प्रेजेंट है तो उसमें रिजोनेंस प्रेजेंट होगा, और अगर नहीं है तो एब्सेंट होगा, है ना। ठीक, अगर आप लोग पहचान ले आते हैं तो अगले लेक्चर में मैं आप लोग को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग रिजोनेंस के टाइप पढ़ेंगे, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। फिर इसके बाद मैं आप लोग को आर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद रिजोनेंस के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसमें कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एसिडिक की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके।